नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो भी इस चैनल पे नए हों कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो के माध्यम से साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे नागपुर डिवीज़न में 8/2/2025 को जो इलेक्ट्रिकल CLI का पेपर हुआ है उसके प्रश्न पत्र को लिया गया है। इसमें टोटल 110 प्रश्न हैं जिसमें 100 क्वेश्चन करना अनिवार्य होता है। तो इस वीडियो में हमने 1 to 50 क्वेश्चन का ही एक्सप्लेन के साथ आंसर दिए हैं, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाता है एक्सप्लेन करने से। यदि आंसर ही दिया जाए तो वीडियो शॉर्ट ही बनेगा, बट मेरा ये सोच है कि किसी भी एक प्रश्न को यदि हल किया जाए तो उससे नॉलेज अपडेट हो जाए तथा कई क्वेश्चन उससे संबंधित तैयार हो जाए। इसलिए तो पार्ट 1 में आपको 1 से 50 प्रश्न यानी क्वेश्चन का ही आंसर विथ एक्सप्लेन मिलेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज DCU2 43302 मीन इन IGBT मेक एसआर। तो इनका ऑप्शन दिया TM1, TM3, TM4 और TM6। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा TM4। तो हम देखते हैं कि ये कैसे TM4 आया, उसमें हम थोड़ा डिटेल डिस्कस में बताते हैं। देखेंगे कि जब हमारा 3 फेज लोको में कोई भी TM आइसोलेट है कि नहीं पता करने का कई तरह होता है, क्योंकि IGBT लोको में जब भी कोई एक ट्रैक्शन मोटर आइसोलेट होता है तो टोटल बोगी नहीं आइसोलेट होती है। वो IGBT लगे के होने के नाते ये कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम कोई भी एक मोटर आइसोलेट या तो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक स्वयं उस मोटर को आइसोलेट कर देता है। तो इसको पता करने के लिए कई तरीके हैं। आप टेम्परेचर भी TM का टेम्परेचर भी देख के पता कर सकते हैं। बोगी मीटर में T भी देख के पता कर लेंगे कि यदि मोटर आइसोलेट है 17% T कम दिखाएगा। और आप यदि मेधा का डिस्प्ले लगा है, भेल का डिस्प्ले लगा है, आजकल सभी डिस्प्ले में मोटर के जो आपका सिंबल भी शो करता है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, उससे भी पता कर सकते हैं कि हमारा मोटर आइसोलेट है कि नहीं है। लेकिन सॉफ्टवेयर के माध्यम से कैसे पता करेंगे उसके बारे में हम बताते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर का मतलब, आप जैसे सिमुलेशन मोड में गाड़ी चलाते हैं, यदि मान लीजिए कि हमारा BT ये बॉन्डियर कंपनी का ट्रैक्शन कन्वर्टर लगा है, IGBT बेस है, तो आप सिमुलेशन मोड खोलेंगे तो आपको दिखता है कि FLG1 596 और SLG1 8800 और DCU1, और एक साइड में देखेंगे कि आपका FLG2 SLG2 और DCU 433332 शो करेगा, 433332 यहाँ 1। तो ये DCU1 और DCU2 जो है ये सॉफ्टवेयर हैं। ये जो हमारे प्रोसेसर लगे सॉफ्टवेयर जो हमारे प्रोसेसर लगाए गए हैं, इनके माध्यम से हम कैसे पता करेंगे कि हमारा कौन सा ट्रैक्शन मोटर आइसोलेट है। तो यदि खड़ी गाड़ी है, आपने ट्रैक्शन नहीं लिए हैं, तो ये जो हमने लिखा है कि 4332, तो ये जो डिजिट है चेंज होते रहते हैं। यदि गाड़ी खड़ी है तो ये इतना शो करेगा। मान लीजिए कि यदि गाड़ी खड़ी है तो ये जो DCU अपना DCU1 है ये 40040 ही शो करेगा, यानी ये डिजिट चेंज होता रहता है। लेकिन जब हम ट्रैक्शन दे देते हैं और TB शो करता है कि कुछ TB हमने 10% या 5% दे दिया, तो उस कंडीशन में ये DCU चेंज हो जाते हैं। DCU का जो डिजिट है 4332 इसी पे कांस्टेंट रहता है, यानी 4332। ये जो बीच के हमारे जो 3 दिखाए गए हैं मोटर को इंडिकेट करते हैं। दोनों में DCU1 एंड DCU2 में ये मोटर को इंडिकेट करता है। मोटर में इसकी काउंटिंग इस साइड से करते हैं, 2 साइड से। ये हमारा मोटर नंबर 1 हो गया, इस 3 की जगह ये मोटर नंबर 2 हो गया, और इस 3 की जगह मोटर नंबर 3 हो गया। जब किसी कारण से कोई मोटर आइसोलेट हो जाएगा तो ये जो 3 दिखा रहा है 3 0 में परिवर्तित हो जाएगा, या 0 या F में चेंज हो जाता है। यदि 0 या F शो कर रहा है तो इस 3 की जगह पर जो भी मोटर इंडिकेट किया वो मोटर आइसोलेट है। तो इस 3 की जगह 1 और इस 3 की जगह 2 और इस 3 की जगह 3 नंबर मोटर है। अब इसमें आ जाते हैं DCU2 साइड में, तो इसमें देखेंगे कि इस 3 की जगह 4 नंबर मोटर है,
इस 3 की जगह 5 नंबर मोटर है, इस 3 की जगह 6 नंबर मोटर है। अर्थात जब ये डिजिट चेंज होंगे 0 या एफ में तो हम मोटर आइसोलेट कंडीशन में है, अर्थात इससे हम पता कर लेंगे कि हमारा मोटर आइसोलेट है। यदि तीनों ट्रिपल थ्री तीन शो कर रहा है तो हमारे सभी मोटर नॉर्मल है दोनों में। यदि दोनों में किसी इन 3 की जगह 0 शो किया तो वह मोटर आइसोलेट है। मान लीजिए यह 0 शो करने लगा, ये वाला 3, तो इसके सामने क्या है 6 नंबर मोटर, यानी 6 नंबर मोटर आइसोलेट हो गया है। अब इसी तरह से हमारा यदि मान लीजिए कि आपका CGL कंपनी का है तो उसका सिमुलेशन मोड खोलेंगे तो FLG तो सेम 596 दिखाएगा, SLG लेकिन वहाँ DCU की जगह ALG 1 एंड ALG 2 शो करता है। इस ALG की जगह भी सेम अंक शो करता है, 3 3 3 2 शो करेगा, 4 3 3 3 2 शो करेगा। इन 3 की जगह 1 भी शो कर सकता है, 1 1 यानी 4 1 1 1, यहाँ 2 भी शो करता है। यानी ये बीच का जो है 2 और 2 4 और 2 के बीच में है जो मोटर को इंडिकेट करता है। तो इसमें मोटर को हम निम्न से सीधे इंडिकेट किया गया है, जैसे 4 3 3 3 2 है तो इसमें मोटर नंबर वो इधर से हो जाता है 1 नंबर, ये 2 नंबर मोटर, इसके सामने 3 नंबर मोटर, इसके सामने 4 नंबर, इसके सामने 5 नंबर, इसके सामने 6 नंबर मोटर। अर्थात दोनों में अपोजिट होता है, BT में एक और CGL में एक। CGL में देखेंगे सीधे है, शुरू से 1 से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, लेकिन BT में 1 2 3 और यहाँ गिनेंगे 4 5 6। और यहाँ भी जब भी मोटर आइसोलेट होगा तो यहाँ पर 0 या एफ शो करने लगता है। तो नेक्स्ट, while working ME loco if in the line contactor operate in the front loco then pilot lamp in the glow in the pilot lamp। लिख रहा है कि ME लोको में कार्य करते समय यदि सामने के लोको में लाइन कंट्रैक्टर 3 ओपन हो जाए तो कौन सा पायलट लैम्प जलेगा। ये है LSOL, LSP, LSGRP तथा LSB। तो इसका ऑप्शन है 2, LSOL, LSP, LSGRP, LSB। तो कौन सा आंसर में दिया है A 3 और 4, A 1 3 4, तो इसमें एक ही लैंप जलेगा LSP, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा C। और मल्टीपल लोको में कैसे पता करते हैं, मल्टीपल लोको में हम चर्चा करते हैं, देखेंगे कि हमारा 3 फेज कन्वेंशनल लोको का मल्टीपल है। तो ध्यान देने एक बात है, मान लीजिए हमारा ये लीडिंग लोको है, ये ट्रेलिंग लोको है, तो दोनों लोको में जब भी DJ ट्रिप करता है किसी लोको में तो 4 पायलट लैंप जलता है आपका, LS DJ, LSB और LS CHBA और LSGR, 4 लैंप तो जलेगा, चाहे इसमें DJ ट्रिप करे चाहे इसमें DJ की ट्रिप करे। और इन 4 लैंप के साथ दोनों लोकों में आपके एक LSOL तथा LSGRP लैंप भी लगा रहता है। तो हम मान लेते हैं कि ट्रेलिंग लोकों में DJ ओपन हुआ तो मास्टर लोकों में क्या जलेगा। तो मास्टर लोकों में इन 4 लैंप LSDJ, LSB, LSCHBA और LSGR लैंप के साथ साथ LSOL भी लैंप जलेगा। LSOL लैंप याद करने का, यानी सिग्नलिंग लैंप फॉर अदर लोको, यानी ट्रेनिंग लोको में फॉल्ट आएगा तो 4 लैंप के साथ LSOL जलेगा। अब मान लीजिए कि लीडिंग लोको में फॉल्ट आ रहा है या DJ ओपन हो गया है तो इन 4 लैंप के साथ LSDJ, LSB, LSCHB, LSGR के साथ LSGRP यानी LSGRP लैंप जलेगा, ना कि LSOL। ये दोनों लैंप दोनों लोकों में लगे रहते हैं। पिछले लोकों में फॉल्ट आया तो LSOL, अगले लोकों में फॉल्ट आ रहा है तो LSGRP जलेगा। और LSOL और LSGRP निम्न 4 कारणों से जलता है। ये नहीं है कि अभी तो इसमें भी लाइन कंट्रैक्टर ओपन है तो यहाँ पे तो भी चलना चाहिए, नहीं। मल्टीपल लोकों में LSOL कब कब जलेगा, LSOL और LSGRP यानी ये कब कब, सिर्फ 4 कारणों से जलते हैं। जब दोनों लोकों में जब DJ ट्रिप होगा, पहला नंबर है जब DJ यदि ट्रिप कर रहा है, दूसरा यदि चार्जर्स काम नहीं कर रहा CHBA, तीसरा नंबर है Q50 डी इनर्जाइज हो जाए, चौथा नंबर है RSI ब्लॉक का कोई टेल्टल फ्यूज मेल्ट हो जाए। इन्हीं चारणों में दिक्कत आने के कारण LSOL और LSGRP लैंप जलेगा, अन्यथा किसी रीजन में LSGRP और LSOL नहीं जलेगा। क्योंकि अभी आपने एग्जांपल देखा कि लाइन कंट्रैक्ट 3 ओपन है तो व्हील स्लिप आता है
यानी LSP जलेगा, क्योंकि इन तीनों में से चारों में से ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं, तो यानी लीडिंग लोको में सिर्फ LSP जलेगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये दिया है आपका सी ऑप्शन, सी कहाँ गया यहाँ पे आपका सी ऑप्शन 2 नंबर LSP। नेक्स्ट है कि WAG9 लोको में वाइल वर्किंग WAG9 लोको इफ मेमोटल स्पीडोमीटर नॉट वर्किंग देन चेक MCB। लिख रहा है कि 3 फेज लोको में यदि स्पीडोमीटर काम नहीं कर रहा है तो किस MCB की जांच करते हैं। तो ऑप्शन में दिया है 127.22, 127.92, 127.15, 128.18। तो हम इसको बता देते हैं कि ये जो अपना 127.22 है ये आपका ऑक्सिलरी कन्वर्टर के हैं। ये 127.22 ये हमारा स्पीडोमीटर की MCB है। 127.15 भाई हमारा BCD का है जो को आपको SB2 पैनल में मिलेगा। 128.1 एयर ड्रायर की MCB है, ये भी SB2 पैनल में मिलेगा। इसका राइट आंसर है 127.92। नेक्स्ट है WAG7MU लोको इफ रियर लोको C3W DB in isolate condition so much BP is a drop by A9 loco brake will be applied with the train brake or not। लिख रहा है कि मल्टीपल लोको में यदि C3W बाल को आइसोलेट है तो A9 के द्वारा यदि BP ड्रॉप करने से ट्रेन ब्रेक के साथ लोको में ब्रेक लगेगा कि नहीं। ऑप्शन दिया है इन द बोथ लोको ब्रेक विल नॉट अप्लाई। बी दिया है लोको ब्रेक विल अप्लाई इन द बोथ लोको। और सी दिया है इन लीडिंग लोको ब्रेक अप्लाई विल अप्लाई बट ट्रेलिंग लोको नॉट अप्लाई। लोको ब्रेक विल अप्लाई इन द बोथ लोको बट ऑटो ब्रेक इट इज नॉट अप्लाई। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, लोको ब्रेक विल अप्लाई इन द बोथ लोको, यानी दोनों लोको में लोको ब्रेक लगेगा। क्योंकि देखेंगे कि जो हमारा हम जब लीडिंग लोको से लोको ब्रेक लगाते हैं तो ट्रेलिंग लोको में जो ब्रेक लगता है F1 सेलेक्टर के माध्यम से जो हमारा BC इक्वलाइजिंग पाइप होता है उसी लीडिंग लोको का ही प्रेशर पिछले लोको में ब्रेक लगाने के लिए जाता है, इसलिए दोनों लोको में लोको ब्रेक लगेगा भले ही वो उस लोको का DB आइसोलेट है। तो इसका ऑप्शन जाएगा बी, इन बोथ लोको ब्रेक विल अप्लाई इन द बोथ लोको। नेक्स्ट है रूफ माउंटेड DBR WAP4 लोको ड्यूरिंग RB ऑटो रेग्रेशन विल बी टेक प्लेस आफ्टर टेकिंग नॉच। यानी रूफ माउंटेड DBR WAP4 लोको में RB के दौरान कितने नॉच लेने पर रेग्रेशन आएगा। तो जो हमारे देखेंगे कि जो हम कन्वेंशनल लोको में कुछ लोको में WAP4 लोको में रूफ माउंटेड DBR लगा है, तो जो हम लोग डायनेमिक ब्रेक का उपयोग करते हैं तो जो हमारा ऊपर रेजिस्टेंस होता है उस स्वयं यानी वातावरण से ठंडा होता है, इसलिए उसको नाच को लिमिट किया गया है। 15 नाच तक आपका DBR काम करेगा। जैसे ही 16वां नाच लगाएंगे, 16वां नाच के बाद आपका Q51 इनर्जाइज हो जाता है, क्योंकि उसके बाद पर 16 नाच का वो इंटरलॉक लगाया गया है, अर्थात 16 नाच के बाद वो नाच रिग्रेस हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 16 नाच यानी 16 नाच। नेक्स्ट है इन SIB लोको ड्यूरिंग ऑपरेशन ओ, ये क्वेश्चन छूट गया है 6 नंबर। WAG7 लोको at 6 notch and when the loco pilot drop 155 kg BP pressure from A9 then following action will be taken place। यानी इनके कहने का मतलब है कि गाड़ी जब WAG9 लोको में 6 नाच पर है और लोको पायलट के द्वारा A9 से 1.5 kg BP प्रेशर ड्रॉप करने पर निम्न कार्रवाई होगी। यानी क्या कार्रवाई होगी, लिखा है कि पहला द फ्लैशर लाइट विल ग्लो, बजर विल बी साउंड, ओनली GR विल कम टू 0। ऑप्शन ए एंड बी दोनों GR विल नॉट कम टू 0। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, GR विल नॉट कम टू 0। ये GR क्यों नहीं 0 आएगा, क्योंकि जब हम A9 से ब्रेकिंग करते हैं तो P1 रिले सर्विस में आके
PR1 रिले को इनर्जाइज कर देता है। और PR1 रिले क्या काम है कि ऑटो फ्लैशर लाइट AFL सर्किट में ये लगा है, ऑटो फ्लैशर लाइट सर्किट को जलने से रोकता है तथा उसी ऑटो फ्लैशर लाइट में एक PR2 रिले है। और जब AFL नहीं जलेगा, PR2 नहीं जलेगा तो ऑटो फ्लैशर भी नहीं जलते हैं और PR2 रिले भी इनर्जाइज नहीं होती हैं, इसलिए नॉच रिग्रेस नहीं होगा। इसीलिए जब भी लोको पायलट A9 से इमरजेंसी लगाए और A9 से प्रेशर ड्रॉप करता है तो ऑटो फ्लैशर लाइट नहीं जलता है। लेकिन A9 के अलावा किसी कारण से RS बल्ब से गार्ड के द्वारा ट्रेन पार्टिंग हुई, 0.6 kg से अधिक प्रेशर ड्रॉप हो गया, तो यदि आपकी गाड़ी किसी नाच पे चल रही है तो नाच भी 0 हो जाएगा और ऑटो फ्लैशर लाइट भी जलना लगेगा, क्योंकि उस कंडीशन में P1 या PR1 रिले इनर्जाइज नहीं होता है। तो इसी कारण से हमारा नाच रिग्रेस नहीं होगा। जब A9 से नाच तभी रिग्रेस होगा जब तक आप A9 से इमरजेंसी न लगाएं, अर्थात जब तक 2.8 kg से प्रेशर घट के नीचे नहीं आएगा BP, तब तक आपका नाच रिग्रेस नहीं होगा A9 से ब्रेकिंग करने पर। इसीलिए बताया जाता है कि जब भी A9 से आप ब्रेकिंग कर रहे हैं तो AMP का 0 पर होना सुनिश्चित करें, क्योंकि यदि गाड़ी किसी नाच पे है, A9 से ब्रेकिंग कर रहे हैं तो GR 0 पर नहीं आएगा जब तक इमरजेंसी नहीं लगाएंगे। इमरजेंसी लगाने से क्यों GR 0 पर आ जाता है, क्योंकि जो आपका RGEB जो एक प्रेशर रिले है, जब A9 से इमरजेंसी में लगाते हैं तो सर्विस में आके QRS रिले को डी एनर्जाइज कर देता है और QRS रिले डी एनर्जाइज होके Q51 को इनर्जाइज कर देता है, जिससे हमारा नाच रिग्रेस हो जाता है। यदि लेकिन A9 से यदि इमरजेंसी फुल सर्विस तक ब्रेकिंग किए हैं, इमरजेंसी नहीं लगाए हैं, तो आपका नाच रिग्रेस नहीं होगा। अर्थात इसका ऑप्शन है सही D, GR विल नॉट ग्रो कम टू 0। इसका ऑप्शन हो जाएगा D ऑप्शन। नेक्स्ट है स्टेट इन SIB लोको ड्यूरिंग ऑपरेशन O इफ MBRH नॉट वर्किंग। लिख रहा है कि स्टैटिक कन्वर्टर लोको में ऑपरेशन O के दौरान यदि MBRH कार्य न करे तो क्या करेंगे। तो ऑपरेशन बी होता है कि जब BLVMT ऑन करने के बाद ब्लोअर चलने के 15 सेकंड के DJ ट्रिप होता है तो उसकी TSD करते हैं। तो MBRH नहीं चल रहा है तो क्या करेंगे, तो इनका ऑप्शन में दिए गए हैं पुट HBRH 0 वेज Q51 एंड टेकन प्रिकॉशन ऑफ Q118 एंड द क्लियर ब्लॉक सेक्शन। पुट HBRH 0 वेजिंग Q118 रिले नॉट रिक्वायर्ड टू ओनली क्लियर ब्लॉक सेक्शन। क्लाइम C107 एंड टेक मैनुअल ऑपरेशन Q11 एंड रिज्यूम ट्रैक्शन। क्लाइम 107 एंड टेक मैनुअल ऑफ Q11 नॉट नेसेसरी रिज्यूम ट्रैक्शन। तो MBRH नहीं चल रहा है, इसके मतलब हमारे जो कंडक्टर हैं 107 और पिकअप हो रहा है तो उसको बेच करने या मैनुअली क्लेम करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस कंडीशन में हम MBRH नहीं चलेगा तो हमारा क्या होता है कि QVRH रिले भी पिकअप नहीं होगा। जब QVRH रिले नहीं पिकअप होगा तो हमारा MBRH DJ BLVMT ऑन करने के 5 सेकंड के बाद अपना DJ ट्रिप कर जाएगा। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, MBRH काम नहीं कर रहा है तो HBRH को हम कहाँ कर देते हैं, 0 पे कर देते हैं, क्योंकि जब HBRH को 0 पे कर देंगे तो हमारा जो ये Q118 रिले इनर्जाइज हो जाता है, तो इसको हम बेच करके सावधानीपूर्वक ब्लॉक सेक्शन को क्लियर करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा A, पुट HBRH 0 वेज Q118 एंड टेक प्रिकॉशन ऑफ Q118 एंड क्लियर ब्लॉक सेक्शन। नेक्स्ट है कि WAG9 लोको आफ्टर ड्रॉपिंग OCR 78 फॉल्ट कोड विल बी, यानी WAG9 लोको में OCR 78 ड्रॉप होने पर फॉल्ट कोड कौन आता है। तो पहला दिया है F0104P1, ये तो कटनरी वोल्टेज आउट लिमिट का फॉल्ट है। F0108P1 यही हमारा फॉल्ट है कि मैं प्राइमरी करंट ओवर का ये फॉल्ट आता है F0108P1 का। और इसका नेक्स्ट दिया है कि F0107P1 क्या है, ये अपना इस फॉल्ट कोड है कि प्री चार्ज या मेन कंडक्टर स्टक ऑन के लिए है। और ये दिया है कि F0104P2 ये आपका है कि लो फ्रीक्वेंसी कटनरी वोल्टेज। तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा F0108P1 वो CR 78
जो हमारा प्राइमरी ओवर करंट रिले बोलते हैं, ये आपको SB1 पैनल में मिलेगा। वो CR70 और ओवर करंट रिले जिसे बोलते हैं, ये आपको SB1 पैनल मिलेगा। इसकी सेटिंग 360 एम्पियर होता है। जब ओवर करंट होकर 360 करंट होगा तथा ड्रॉप होने के साथ ही टारगेट आपको F0108 पिन का मैसेज भी देगा। नेक्स्ट है कि WAG9 लोको दी फ्रंट हेडलाइट डज नॉट वर्क when the BLPR is placed in the front position, but if the rear headlight work on in the rear position of in the BLPR then, यानी WAG9 लोको में BLPR को फ्रंट पोजीशन पर रखने पर सामने का हेडलाइट काम नहीं करता है, परंतु BLPR के रियर पोजीशन पर पीछे का हेडलाइट काम करता है। तो ट्रबल किसका है? तो लिखा है कि फ्रंट हेडलाइट बल्ब इज आउट ऑफ ऑर्डर, ये भी सही है। द हेडलाइट कंटेक्टर 338/1 इज ए डिफेक्टिव, ये भी सही है। हेडलाइट MCB 310 इन द ट्रिप कंडीशन, ये गलत है। हेडलाइट MCB 310.1 इन द ट्रिप कंडीशन, ये भी गलत है। तो ये इनका कहने का मतलब है कि फ्रंट का हेडलाइट जलाने पर नहीं जल रहा है तो बल्ब खराब हो सकता है। दूसरा है कि कैब 1 की हेडलाइट का कंटेक्टर 338.1 है, ये भी खराब हो सकता है, राइट है। दूसरा है कि हेडलाइट MCB, जो हेडलाइट की MCB होती है 310.1/1 और 310.1/2, ये कैब 1 के लिए कैब 2 के लिए है। तो आप लोग सोचते होंगे तो ये भी तो कैब 1 साइड का MCB है, ये भी तो ट्रिप हो सकता है। नहीं, क्योंकि जब हम BLPR को रियर कंडीशन में कर रहे हैं तो हेडलाइट पीछे का जल रहा है, इसका मतलब BLR स्विच में जो सप्लाई आती है वो 310.1/1 यानी कैब 1 की साइड से होके आ रही है, तो ये MCB ट्रिप नहीं होगा। अगर ये MCB ट्रिप रहता तो पीछे के हेडलाइट को भी सप्लाई नहीं जाता इस BLPR के स्विच के द्वारा। और हेडलाइट MCB 310 ये तो ही ट्रिप ही नहीं सकता है क्योंकि कैब 2 साइड का है। तो इसीलिए हमारा दो ही ऑप्शन सही है, 1 और 2। हेडलाइट का बल्ब खराब हो सकता है, इसके कंटेक्टर खराब हो सकते हैं, इसके MCB नहीं खराब होंगे क्योंकि इन्हीं MCB के थ्रू जो BLPR स्विच में सप्लाई आ रही है तभी ना BLPR को रियर पे करने पर पीछे का हेडलाइट जल रहा है। इस कारण से इसका सही ऑप्शन हो जाएगा A 1 and 2। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा A 1 and 2। नेक्स्ट है विच सब सिस्टम डज नॉट हैव P1 इन द 3-फेज लोको ट्रबल शूटिंग डिक्शनरी। 3-फेज ट्रबल शूटिंग डिक्शनरी में कौन से सब सिस्टम में P1 का फॉल्ट नहीं आता है? इन्होंने पूछा है कि किस सब सिस्टम में P1 का फॉल्ट नहीं रहता है, तो वो सब सिस्टम है आपका SS11। SS11 में सिर्फ आपको SS11 हो गया और SS12 हो गया, इन दोनों सब सिस्टम में P1 का फॉल्ट नहीं होता है, सिर्फ P2 का फॉल्ट ही आता है। और एक और बात बता दें कि जो हमारे सब सिस्टम हैं, जैसे मान लीजिए कि इसमें तो पूछा है कि P1 का फॉल्ट नहीं आते हैं, यदि ये पूछता है कि किस सब सिस्टम में P2 फॉल्ट नहीं आता है, इसका उल्टा किस सब सिस्टम में P2 फॉल्ट नहीं आता है, तो वो सब सिस्टम है आपका SS06, SS07 और SS08 में सिर्फ P1 का फॉल्ट आता है, P2 का फॉल्ट नहीं है। और SS11 और SS12 में सिर्फ P2 का पार्ट है, P1 का नहीं है। तो अगर इस तरह से पिनो क्वेश्चन पूछता है तो आप इससे देख सकते हैं कि जिसमें आपका P1 का फॉल्ट ना हो तो SS06 P2 का फॉल्ट ना हो तो हमारा सब सिस्टम है SS06, SS07, SS0 में सिर्फ P1 का फॉल्ट आता है, SS11 में सिर्फ P2 का फॉल्ट आता है। नेक्स्ट आपका है टेकिंग नॉच इन SIV लोको विदाउट क्लोजिंग BLBMT स्विच। यानी SIV लोको में बिना BLBMT स्विच क्लोज किए बिना नाच लेने पर आफ्टर टेकिंग फर्स्ट नाच ब्लोअर विल स्टार्ट, यानी एक नाच देते ही ब्लोअर स्टार्ट हो जाएगा, गलत है। BCB विल ट्रिप विद द 5 नाच,
BCB विल ट्रिप आफ्टर 5 नॉच, यानी 5 लेने के बाद BCB ट्रिप हो जाएगा, ये भी गलत है। 6 नॉच लेने पर BCB ट्रिप होना चाहिए। ऑन 6 नॉच ब्लोअर इल द स्टार्ट, यानी 6 नॉच लेने पर ब्लोअर स्टार्ट हो जाएगा। डी है नॉन ऑफ द इज एबव, अर्थात इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नॉन ऑफ दी एबव, क्योंकि अगर यही ये लिखा रहता है कि BCB विल ट्रिप आफ्टर 6 नॉच तो आपका बी सही होता, लेकिन 5 नॉच लिखा है, इसलिए इनमें से हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि SS-70 ICP रिलेटेड फॉर भेल सॉफ्टवेयर, मेधा सॉफ्टवेयर, मिकास सॉफ्टवेयर, नन। तो ICP1 रिलेटेड टू होता है भेल सॉफ्टवेयर से, यानी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। हम इसको बता देते हैं थोड़ा डिटेल में, ये जो ICP है क्या। जैसे हम लोग देखते हैं कि यदि हमारा मिकास बेस का कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक जो लगा है मिकास, MACA मिकास एक होता है, एक आपका भेल हो गया, और एक आपका मेधा कंपनी का जो डिस्प्ले और आपका SR लगा रहता है। यदि मिकास है तो आपको नोड इन्फॉर्मेशन खोलते हैं या जो भी आते हैं इसके सॉफ्टवेयर, ये मिकास है। तो मिकास सॉफ्टवेयर के प्रोसेसर में आप रीड करेंगे तो देखते हैं कि FLG1, SLG1 और आपको FLG1, SLG1 और NSC और BUR1 एंड BUR2, STB1, STB2 इस तरह के सॉफ्टवेयर मिलेंगे। लेकिन यदि भेल कंपनी का ट्रैक्शन कन्वर्टर लगा है और डिस्प्ले लगा है तो उसके यदि नोन इन्फॉर्मेशन खोलना चाहेंगे तो इस FLG की जगह ICP1 एंड ICP2 लिखता है, और अगर SLG की जगह पर देखेंगे कि VIV एंड 2 लिखेगा, और इस NSC की जगह आपको DCU 1 एंड 2 मिलेगा। यदि यही मेधा कंपनी लगा है तो इस FLG की जगह आपको MCC करके लिख के आएगा, MCC 1 एंड 2 और LIC 1 एंड 2। यानी जो हमारे सॉफ्टवेयर लगे हैं मिकास, भेल, मेधा, उनके जो प्रोसेसर लगे हैं वो अलग होते हैं। मिकास में देखेंगे तो FLG, SLG, ALG, NSC, STB, DDU और STB2 शो करता है, और यदि आपका भेल कंपनी का लगा है तो वही FLG जो आपको ICP1, ICP2 में VIN, VI2 और RBU करके भी आपको मिलेगा। यदि मेधा है तो आपका MCC1, MCC लिखेगा, LIC लिखेगा। यदि यही BT बॉम्बियर कंपनी है तो जो हमारा FLG होता है उसके स्थान पर आपको CCUO करके मिलेगा। तो इसीलिए पूछा ICP, तो ICP किससे संबंधित है, हमारा ICP किससे संबंधित है, भेल सॉफ्टवेयर से। नेक्स्ट है कि HOG विल नॉट वर्क इन द फॉलोइंग कंडीशन, यानी HOG निम्न स्थिति में काम नहीं करेगा। MR प्रेशर लेस देन 6.4 kg राइट है। यदि MR प्रेशर 6.4 kg के में तो आपका HOG काम नहीं करता है। ट्रांसफार्मर ऑयल प्रेशर नॉट ओके, यदि इसका भी मैसेज आ रहा है तो भी हमारा HOG काम नहीं करेगा। STB1 फेल, HOG कैन नॉट बी स्विच ऑन इन द बोथ कैब, यदि STB1 जो हमारा प्रोसेसर है यदि फेल कर गया तो दोनों कैब का भी आपका HOG नहीं काम करता, ये भी राइट है। STB2 फेल, HOG कैन नॉट बी स्विच ऑन द कैब 2, यदि सिर्फ STB2 फेल करता है तो हमारा सिर्फ कैब 2 का HOG नहीं काम करेगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑल एबव उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है फेल्योर ऑफ FLG1 इन द मॉडिफाई लोको द फॉलोइंग इक्विपमेंट विल नॉट वर्क। जब भी प्रोसेसर FLG1 यदि फेल करता है तो आपका कैब 1 का एंगल ट्रांसमीटर काम नहीं करेगा, लिखा है TB मीटर इन कैब 1, मल्टीपल ऑपरेशन, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, जब भी FLG फेल होता है तो आपका ट्रांसमीटर तो एंगल ट्रांसमीटर भी नहीं काम करेगा, बोगी का TB नहीं काम करता है तथा मल्टीपल ऑपरेशन नहीं काम करेगा, रीजेनरेटिव ब्रेक सिर्फ रीजेनरेटिव ब्रेक काम करेगा। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा 1, 2, 3 अर्थात ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इफ यू गेट RTE ड्यू टू द BL डिफेक्ट इन द रियर लोको in WAG7MU loco, then what in the indication will you get in the leading loco। यानी लिख रहा है कि यदि मल्टीपल लोको में, पीछे लोको में
BL डिफेक्ट के कारण RT रियर ट्रैक्टिव इफेक्ट मिले तो लीडिंग लोको में क्या होगा, यानी मल्टीपल लोको है, पिछले लोको का BL की डिफेक्टिव है, पिछले लोको का BL की डिफेक्टिव है तो लीडिंग लोको में क्या संकेत मिलेगा। तो लिखा है कि विथ LSLM GR विल ग्लो ऑन द लोअर, ऑन फर्स्ट नॉच GR विल रिग्रेस, GR will regress in the leading loco with LSOL and the trailing loco in the LSGRPT with LSGR GR will come to 0 and in the notch। तो इसका ऑप्शन जैसे हमारा कन्वेंशनल लोको यदि हम काम करते हैं तो यदि पिछले कैब का BL की डिफेक्टिव हो गया, अनलॉक हो गया है, अनलॉक में निकल गया है तो उस कंडीशन में फर्स्ट नॉच पे ट्रिपिंग आएगी। तो सेम इसमें भी वही है, बी इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑन फर्स्ट नॉट GR विल रिग्रेस, एक नॉच आएगा लेकिन GR पुनः कहाँ हो जाएगा, रिग्रेस हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ICDJ फ्यूज सप्लाई फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी पहला दिया है Q45, Q45, Q44, MTDJ EFDJ C118 और Q45 MTDJ। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ICDJ फ्यूज से निम्न 4 जगह सप्लाई जाती है, MTDJ EFDJ C118 तथा Q45 को। नेक्स्ट है कौन सा कथन सत्य है, विच इन द स्टेटमेंट और करेक्ट, यानी कौन सा कथन सत्य है। विच सेंटेंस और करेक्ट लिखा है कि G9 नॉर ब्रेक IGBT शुड बी इन द वर्टिकल पोजीशन, ये भी सही है। G9 ब्रेक लोको A9 हैविंग 6 पोजीशन, ये गलत है। STC लोको इन द MBR 0 Q1 इज नॉट ब्रेक, ये भी गलत है। देयर आर 12 ब्रेक सिलेंडर प्रोवाइडेड इन द WAP4 लोको। तो यानी इसका पहला सही है और चौथा सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है WG9 लोको इज SS16 हाउ मेनी P1 P2 फॉल्ट इन द ट्रबल शूटिंग डिक्शनरी, यानी G9 लोको में सब सिस्टम 16 के ट्रबल शूटिंग में कितने P1 P2 का फॉल्ट है। तो इसमें G9 लोको में देखेंगे कि दो ही, यदि सब सिस्टम 16 में दो ही फॉल्ट आता है, आपको एक फॉल्ट आएगा F1601 P1 का और एक आएगा F1601 P2 का, दो ही फॉल्ट आता है, एक P1 और एक P2 का। F1601 P1 का मतलब है कि स्पीड लिमिट एक्सीडेड, यानी लोको की स्पीड नॉर्मल, यानी उसके नॉर्मल से ज़्यादा हो गया है। और दूसरा क्या है कि फॉल्ट इन स्पीडोमीटर, यह है फॉल्ट इन स्पीडोमीटर। किसका ऑप्शन हो जाएगा 1 P1 1 P2, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, 1 P1 और 1 P2। नेक्स्ट दिया है कि इन 3 फेज लोको DC लिंक रेडी नोड नंबर इन द मिकास बेस में यदि DC लिंक रेडी है तो कौन सा नोड आता है, तो नोड आता है नोड 550। नोड पर भी थोड़ा चर्चा कर देते हैं। यदि आपका देखेंगे कि सेल्फ टेस्टिंग नोड आपका 390 पे होता है, जब हमारा 503 नोड आता है, 503 नोड आता है, तो लोको रेडी होता है फॉर सेटअप के लिए। 504 नोड पे हमारा क्या होता है, कैब एक्टिव हो जाता है पेंटो एनेबल के लिए, कैब एक्टिव हो जाएगी। 540 नोड पर कैब एक्टिव, यदि नोड 550 यानी 550 है तो पेंटो अनइलेबल हो जाता है। और 560 नोड पर आपका VCB इनेबल यानी क्लोज होने के लिए रेडी हो जाता है 560 नोड पर, और 570 नोड पर आपका VCB क्लोज हो जाता है। 580 81 पर आपका गेट यूनिट जो हमारा गेट यूनिट लगा बोगी 1 बोगी 2 के लिए, वो रेडी हो जाते हैं। और 583 नोड पर हमारा DC लिंक प्री चार्ज होना शुरू हो जाता है 583 नोड पर। और 584 85 पर हमारा नोड 584 या 85 नोड पर हमारा क्या होता है कि जो ट्रैक्शन कन्वर्टर के कंटेक्टर होते हैं वो क्लोज होते हैं 85 और 84 पर। और नेक्स्ट है इसमें, और 590 पे देखेंगे कि 590 पे हमारा DC लिंक पूरा चार्ज हो जाता है। और 592 पे हमारा हार्मोनिक फिल्टर सर्विस में आता है। और
94 पर आपका NSC जो होता है लाइन कंडक्टर लाइन कन्वर्टर जो होते हैं उनका पल्सिंग जो होता है रेडी हो जाता है और 596 नोट पर हमारा TB मिलने लगता है। अर्थात इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 590। ये आपका नोट हो जाएगा C 590 नोट, यानी सही ऑप्शन हो गया C 590। नेक्स्ट है कि WP4 लोको में तरह का बोगी जुड़ा होता है। तो WP4 लोको में इन WP4 लोको टाइप ऑफ बोगी प्रोवाइडेड, तो कोको फ्लेक्सी कॉइल बोगी होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा C कोको फ्लेक्सी कॉइल बोगी। नेक्स्ट है इन एयर फ्लो इंडिकेटर गेज कलर नीडल इज ए कॉल्ड इज ए रेफरेंस नीडल एंड कलर नीडल इन द कॉल इज इन द इंडिकेटेड नीडल। तो ये होता है आपका एक लाल और सफ़ेद होता है। लाल आपका हो जाएगा रेफरेंस और जो सफ़ेद दिखाता है कलर नीडल इन द कॉल इन द इंडिकेशन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा D रेड और वाइट। इसका ऑप्शन हो जाएगा D रेड एंड वाइट। नेक्स्ट है इन WAG7 लोको आफ्टर टेकिंग वन नॉच इफ DJ ट्रिप विद इन 15 सेकेंड सीक्वेंस ऑफ इन द ट्रबल शूटिंग। तो पहला दिया MB SL1 या 2 नॉट वर्किंग, आइसोलेट कोरेस्पोंडिंग ब्लॉक, इफ DJ होल्ड चेक द वर्किंग ऑफ MBSI1 एंड MBSI2, पुट HBSI1 on third position and open operation first, if load and road permit resume traction, if isolate does not permit the contact। इनके कहना मतलब एक नाच लेने के बाद DJ ट्रिप कर रहा है। तो एक नाच लेने के बाद DJ तो लगभग हम लोग 0.6 सेकेंड के अंदर ट्रिप हो जा रहा है। इन्होंने लिखा है कि 15 सेकेंड। तो हम टाइमिंग को नहीं ध्यान देते हैं। इनको पूछें कि TSD किस हिसाब से कर रहे हैं। तो फर्स्ट नाच ट्रिपिंग जब होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ऑपरेशन 1। तो ऑपरेशन 1 में होता है क्या, देखते हैं कि जो Q44 के ब्रांच पर हमारा जो इंटरलॉक लगे होते हैं, ये इधर QVSI1 एंड QVSI के NY के थ्रू जो आता है, इधर GR0 का इंटरलॉक है। उसके बाद यहाँ GR का फुल नाच है, इधर Q45 से बाईपास किया रहा है। तो जैसे ही फर्स्ट नाच ले रहे हैं DJ ट्रिप कर रहा है, इसके मतलब जो हमारा इस रास्ते से QVSI1 एंड QVSI2 से जो Q44 को फीड मिल रहा है वो नहीं मिल रहा है। इसीलिए तो एक नाच लेने के बाद, क्योंकि जीरो नाच पे सप्लाई इधर से आती थी GR0 के इंटरलॉक से, लेकिन जब एक नाच लेते हैं तो सप्लाई इधर से होके आती है, यानी हमारा QVSI1 QVSI2 काम नहीं कर रहा है। तो हम इसी को क्या करेंगे, QVSI2 को बाईपास करेंगे। तो जब QV1 QVSI2 को बाईपास करेंगे तो इसका एक नंबर वो हो जाएगा A, पुट HBSI1 एंड 2 को थर्ड पोजीशन। दूसरा हो जाएगा DJ होल्ड तक वर्किंग। यदि होल्ड हो गया तो हम MBSI1 MBSI2 की जांच करेंगे। यदि तीसरा है यदि MBSI1 एंड MBSI2 नॉट वर्किंग तो आइसोलेट करेंगे, यानी हो जाएगा ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। इफ लोड रोड परमिट तो रिज्यूम ट्रैक्शन इज आइसोलेट, यानी संबंधित बोगी को आइसोलेट करके रोड परमिट करता है तो गाड़ी चलाएंगे, यानी ये हो जाएगा 4 नंबर। यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4 किसमें है, यानी सबसे पहले कौन हो जाएगा 3 नंबर, उसके बाद 2 नंबर, उसके बाद 1 नंबर 4 नंबर। 3 2 1 4 ये किस ऑप्शन में है, ये हो जाएगा D ऑप्शन। नेक्स्ट है एनर्जी सेविंग मोड एक्टिवेट जब फॉलोइंग कंडीशन और फुल फील्ड। पहला दिया है कि ऑल वर इन द सर्विस राइट, ट्रैक्टिव या ब्रेकिंग इफर्ट इज ए 0 राइट, लोको स्पीड 0, ट्रांसफार्मर और टेम्परेचर शुड नॉट बी देन 60 सेकेंड। यदि ये सब नॉर्मल कंडीशन होते हैं तो 2 या 5 मिनट के बाद हमारा एनर्जी सेविंग मोड चालू हो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ एबव, D ऑप्शन। नेक्स्ट है कि इन WAP7 लोको हाउ मेनी पोजीशन ऑफ थ्रॉटल एंगल ट्रांसमीटर। तो थ्रॉटल एंगल ट्रांसमीटर के बारे में पूछा है, थ्रॉटल के बारे में नहीं पूछा कितनी पोजीशन होती हैं। तो फिलहाल यदि थ्रॉटल का पूछता है तो 3 है, लेकिन थ्रॉटल एंगल ट्रांसमिशन
ट्रांसमीटर की पोजीशन जो सिग्नल मिलता है वो लगभग 7 होता है। ये इस क्वेश्चन को मैं पूरा 100% श्योर नहीं है कि ये 3 होगा कि 7 होगा। फिलहाल इसको देखते हैं, छोड़िए इसको, देखिएगा। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर रेटिंग इज WAG9 लोको। WAG9 में ट्रांसफार्मर की रेटिंग दिया है 6531 kVA, 5400 kVA तथा 7475 kVA तथा 5440 kVA। तो WAG9 लोको में ट्रांसफार्मर का रेटिंग 6531 होता है। या WAG9 हो या WAG9H हो, उसमें आपको 6531 होता है। लेकिन आपका WAP5 हो और WAP7 हो तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग 74 या 75 होता है। किसी किसी में आपको जिसमें डबल होटल लोड का जो बाइंडिंग लगा है उसमें चेंजिंग हुआ है, शायद उसमें 75 या 75 होता है, जिसमें होटल लोड के 2 बाइंडिंग लगाए गए हैं। यदि एक बाइंडिंग लगाए हैं तो 74 75 होगा P5 और P7 में, और गुड्स का है तो 6531। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है इन 3 फेज लोको कंडक्टर 2 इन द क्लोज। इन 3 फेज लोको कंडक्टर 218 विल क्लोज। जब कब क्लोज होता है, लिखा है BL की C पोजीशन रंग है, BL की D पोजीशन सही है, BL की D C पोजीशन पर रंग है, कंडक्टर 126 क्लोज होना चाहिए। तो कंडक्टर 218 को 218 क्लोज तभी होगा जब आपका कंडक्टर 126 क्लोज होना चाहिए, तथा MVR 86 D इनर्जाइज होना चाहिए, तथा कंडक्टर 218 पिकअप होना चाहिए, तथा कंडक्टर 126.6 ये भी पिकअप होना चाहिए। इन कंडीशन में तब हमारा 218 पिकअप होता है। तो इसमें 2 ही ऑप्शन दिया है, तो 126 क्या होना चाहिए, पिकअप होना चाहिए, तथा एक केवल BL की के D पोजीशन पर ही क्लोज होता है 218, यानी 218 पिकअप होना चाहिए, BL की पोजीशन D पे होना चाहिए, 126 पिकअप होना चाहिए, MVR 86 D एनर्जाइज होना चाहिए, कंडक्टर 211 पिकअप होना चाहिए, कंडक्टर 126.6 पिकअप होना चाहिए, तभी 218 क्लोज होगा। तो इसका 2 ऑप्शन इसमें दिया है, तो 2 ही हम सही कर लेते हैं, D और 4, यानी 2 और 4। 2 और 4 किसमें दिया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा C, 2 और 4। नेक्स्ट है ड्यूरिंग A9 एप्लीकेशन रिले इनर्जाइज एंड नल फाइल दी FL एक्शन। जब A9 के द्वारा BP ड्रॉप करने पर रिले इनर्जाइज होकर ऑटो प्रेशर लाइट को जलने से रोकता है। हमने अभी इसका चर्चा कर चुके हैं। जब A9 से प्रेशर ड्रॉप करते हैं तो हमारा जो PR1 रिले है वो इनर्जाइज हो जाता है। P1 प्रेशर स्विच के माध्यम से PR1 इनर्जाइज होकर ऑटो प्रेशर लाइट सर्किट को काट देता है, जिससे प्रेशर लाइट नहीं जलता है। नेक्स्ट है HSIV स्विच इज नॉट प्रोटेक्ट इन द मेक इन द SIV लोको, यानी HSIV स्विच में SIV लोको में नहीं दिया गया है। तो ये ABB कंपनी का ये जो है ABB वाला नहीं है कि जो SIV में नहीं लगा होता है, बाकी आपका मेधा, सीमेंस और आल के HSIV स्विच इज ए नॉट प्रोवाइडेड, यानी किस लोको के में SIV में आपका HSIV स्विच नहीं दिया गया है। यानी देखते हैं कि जब हमारा SIV लोको में जब इंटरनल या एक्सटर्नल फॉल्ट आता है, तो यदि हम ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी खड़ी किए हैं तो ये जो HSIV स्विच होता है इसकी 2 पोजीशन होती है, 1 और 0। तो इसको बाईपास करके ELD स्विच को दबाते हैं तो हम 45 मिनट अंदर ब्लॉक सेक्शन क्लियर करते हैं। तो SIV भी कई कंपनियां का बनी होती हैं। तो कंपनी जैसे आपका मेधा कंपनी, सीमेंस कंपनी, ऑल कंपनी के जो SIV बने हैं, तो ये पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा कंपनी है जिसमें HSIV स्विच नहीं लगा है। तो यदि आपका ये ABB टाइप का SIV ट्रैक्शन कन्वर्टर जो लगा है, SIV लगा है स्टैटिक कन्वर्टर, तो उसमें आपका HSIV स्विच नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है आफ्टर 6 ट्रैक्शन नॉच इन द STC लोको LSHBA ग्लो एंड ऑल ऑक्सिलरी एंड CP वर्किंग देन फॉल्ट, यानी
एचटीसी लोको में 6 नाच के बाद LSC-HBA लैंप जलने लगता है और सभी ऑक्सिलरियाँ तथा कंप्रेसर कार्य करते हैं, तो खराबी किसमें है? तो पहला ऑप्शन दिया है कि चार्जर में CHBA QB61 जो चार्जर की जांच करने वाला रिले होता है, और CHBA क्यूकान रिले QB61 CHBA या क्यूकान। तो LSC-HBA लैंप दो तरह से बुझता है। LSC-HBA लैंप जैसे मान लीजिए यहाँ BL की लगा दिया गया, यहाँ देखेंगे कि QB61 का NCI तथा यहाँ क्यूकान का NCI लग रहा था, ये दोनों मिलकर LSC-HBA लैंप को बुझाते हैं या जलाते हैं। तो इन दोनों में से कौन खराबी होगा, QB61 या क्यूकान? इसकी श्योरिटी कैसे लेंगे? इन्होंने कह रहा कि सारी ऑक्सिलरियाँ काम कर रही हैं, यानी कंप्रेसर भी हमारा क्या कर रहा है, काम कर रहा है कंप्रेसर। तो कंप्रेसर काम कर रहा है तो देखेंगे कि ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट में एक क्यूकान का NOI लगा है, तो क्यूकान पिकअप है, तभी न कंटेक्टर C100 102 यानी हमारा कंप्रेसर चल रहा है, तभी न इसका यहाँ NOI लगेगा। NOI लगाया गया है, जब ये पिकअप रहेगा तभी, जब ये पिकअप रहेगा तभी एक कंप्रेसर चल रहा है, अर्थात क्यूकान रिले हमारा सही है। अर्थात खराबी किस में हो जाती है, QB61 जो बैटरी की जांच करने वाला ये रिले है कि चार्जर काम कर रहा है कि नहीं, तो ये भी खराब हो सकता है। दूसरा कंडीशन आ जाएगा, या तो चार्जर ही नहीं काम कर रहा है, जब चार्जर नहीं काम करेगा तो QB61 नहीं एनर्जाइज होगा, या तो QB61 खराबी हो, चार्जर खराबी हो। जब ये दोनों एनर्जाइज नहीं होंगे तो हमारा LSC-HBA लैंप क्या करेगा, जल जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा B, QB61 और CHBA लैंप। नेक्स्ट है, इन रेगुलेटेड वेची व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज देन टेंशन इन ऑफ वेची कंडक्टर। रेगुलेटेड वेची में जब तापमान बढ़ता है तो वेची कंडक्टर का टेंशन इंक्रीज डिक्रीज रिमेन सेम नेम ऑफ इन द एबव क्या होता है, तो हो जाएगा सेम। जो वेची कंडक्टर का लंबाई बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ATD के माध्यम से सब कंट्रोलिंग किया रहता है, तो इसका क्या होगा, रिमेन सेम यानी सेम रहेगा। नेक्स्ट है, RTIS का MCB किस पैनल में लगा होता है, यानी MCB ऑफ RTIS प्रोवाइड इन द पैनल। तो ये आपको RTIS जो रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन, इनका फुल नेम होता है रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये आपको SB1 पैनल में इसका MCB मिलेगा। नेक्स्ट है कि वाइल प्रेसिंग BPMS GR कम टू 0, यानी BPMS दबाने पर GR किसके द्वारा 0 पर आता है, तो Q50 के द्वारा आता है। क्योंकि जब भी हम BPEMS को दबाते हैं तो QMS रिले इनर्जाइज होकर क्या करता है कि VCB ओपन करता है, पेंटो डाउन करता है, IP वाल्व को डी एनर्जाइज करके BP प्रेशर को ड्रॉप कर देता है। और ये नॉच रिग्रेस कैसे होता है, देखेंगे कि जो हमारा एक VE2 वाल्व होता है, नॉच रिग्रेशन वाल्व होता है, इसी के ब्रांच पर देखेंगे कि स्वतंत्र फीटर से Q50 रिले का एक NCI लगा होता है। यहाँ देखते हैं जैसे Q51 52 का भी इंटरलॉक है, तो जैसे ही DJ ओपन होगा हमारा Q50 रिले डी एनर्जाइज हो जाता है, और डी एनर्जाइज होकर जो Q50 50 का इंटरलॉक है इसको कंटिन्यू सप्लाई देने लगता है, तो VE2 वाल्व के थ्रू नॉच रिग्रेस हो जाता है। और जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी नाच पर यदि DJ जो ट्रिप होता है, किसी नाच पर यदि VCB और DJ ट्रिप होता है तो GR किसके द्वारा रिग्रेस होता है, तो Q50 के ही द्वारा रिग्रेस होता है। क्योंकि जब हम BPMS दबाते हैं तो VCB तो ही ओपन होता है, नाच पे ओपन हुआ तो Q50 द्वारा नाच रिग्रेस हो गया। नेक्स्ट है, WP5 लोको MCB ट्रिप्स पेंटो विल नॉट रेज, यानी पूछ रहे हैं कि WAP7 लोको में किस MCB की ट्रिप होने पर पेंटो रेज नहीं होगा। तो ऑप्शन में दिया है 127.22, ये तो ऑक्सिलरी कन्वर्टर का MCB है। 127.53 ये आपकी ट्रैक्शन बोगी के गेट यूनिट के लिए सप्लाई है जो IGBT लोको हैं, और 130.2 ये पेंटो का कंटेक्टर है, और 127.12 यही हमारा है जो VCB और पेंटो का MCB है, जो आपको SB1 पैनल में मिलेंगे 127.12। नेक्स्ट है कि QSBM
When earth fault in the QSBM relay, then fuse will melt। यानी QSBM रिले में अर्थ फॉल्ट होने पर कौन सा फ्यूज मेल्ट होता है? तो जब हम BLVMT ऑन करते हैं तो QSBM रिले इनर्जाइज होता है। जो हमारे जो ब्लोअर कंट्रोल सर्किट होते हैं, जो जिसे हम लोग ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट बोलते हैं, उसमें सप्लाई CCA फ्यूज के थ्रू आता है। तो CCA फ्यूज के थ्रू जो हम जब ऐसे यहाँ BLVMT लगाए, BLVMT ऑन करते हैं तो ये QSBM रिले भी इनर्जाइज होता है। तो कि इसमें यदि फॉल्ट आएगा तो सप्लाई कहाँ जा रही है? CCA में। तो CCA से यहाँ पर आ रही है सप्लाई QSBM, यानी QSBM रिले को सप्लाई जो CCA फ्यूज से मिलता है। यदि QSBM रिले में अर्थ फॉल्ट होगा तो CCA मेल्ट होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा B, CCA फ्यूज। नेक्स्ट है ड्यूरिंग नॉन इंटरलॉक टेकिंग वर्किंग द ट्रेन रिसीव ऑन लूप लाइन देन मैक्स स्पीड ऑन इन द ट्रेन इज। नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के दौरान लूप लाइन में जाते समय अधिकतम गति क्या होगी? तो अधिकतम गति 50 kmph होगा। नेक्स्ट है इन इमरजेंसी सिचुएशन विदाउट ट्रेन मैनेजर इन विच द ट्रेन LP कैन वर्क, मटेरियल ट्रेन, डिपार्टमेंटल ट्रेन, लोडेड गुड्स ट्रेन ड्यूरिंग TSL वर्किंग। यानी बिना गार्ड के लिख रहा है, इमरजेंसी परिस्थिति में बिना ट्रेन मैनेजर के निम्न में से किस ट्रेन के लोको पायलट कार्य कर सकता है? किस ट्रेन में लोको पायलट काम कर सकता है? तो इसमें सिर्फ TSL को छोड़कर, क्योंकि TSL में अलाउ नहीं होता है, कुहासे के मौसम में नहीं अलाउ होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा B, 1, 2, 3। नेक्स्ट है फ्रॉम विच द साइड विल द क्रू एंड ट्रेन मैनेजर एक्सचेंज सिग्नल व्हाइल स्टार्टिंग द ट्रेन फ्रॉम द स्टेशन, स्टार्टिंग फ्रॉम स्ट्रेट लाइन। स्टेशन से सीधी लाइन से गाड़ी स्टेशन स्टार्ट करते समय क्रू ट्रेन मैनेजर आपस में सिग्नल को एक्सचेंज करते हैं। दिया है फ्रॉम द लेफ्ट साइड और द इंजन, फ्रॉम द राइट साइड ऑफ इन द इंजन, फ्रॉम द वेयर इन द स्टेशन बिल्डिंग ऑन इन द साइड बाय वॉकी टाकी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इंजन के लेफ्ट साइड से, फ्रॉम द लेफ्ट साइड द इंजन। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक अकॉर्डिंग टू स्विच द रूल ऑफ इन द प्रोटेक्शन ऑफ इन द ट्रेन डन इन केस ऑफ द एक्सीडेंट इन द ऑटोमेटिक सेक्शन डबल लाइन। ऑटोमेटिक सेक्शन डबल लाइन में यदि कोई दुर्घटना हो जाए तो किस नियम के अनुसार ट्रैक प्रोटेक्शन किया जाता है? तो ये है GR 9.10 के अनुसार, क्योंकि GR 9.10 में GR 6.00 के अनुसार प्रोटेक्शन को लिखा गया है। तो उसके बारे में पूछा गया किस GR में है, तो ये GR 9.10। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक सेक्शन डबल लाइन में यदि अंतिम रोक सिग्नल ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल न होकर मैनुअली स्टॉप सिग्नल है तो उसे पास करने के लिए मिलने वाली अथॉरिटी, अर्थात इन द ऑटोमेटिक सेक्शन डबल लाइन इफ इन द लास्ट स्टॉप सिग्नल इज नॉट इन द ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल। तो पास करने की अथॉरिटी कौन सा है? तो हो जाएगा, इसमें दिया है आपका TA 912, T3693B, TA 912 प्लस T512, T3693B प्लस प्राइवेट नंबर। तो इसका हो जाएगा B ऑप्शन, T3693B। नेक्स्ट है मेडिकल रिलीफ ट्रेन छूटने के टारगेट टाइम को काउंट कहाँ से किया जाता है? ARME ट्रेन टारगेट टाइम इन द डिपार्चर इन द काउंट फ्रॉम, पहला दिया फ्रॉम द टाइम ऑफ इन द एक्सीडेंट, फ्रॉम द टाइम इन द इंफॉर्मेशन रिलीज फ्रॉम द डिप्टी कंट्रोल, फ्रॉम द टाइम ऑफ इन द फर्स्ट हूटर साउंडेड, फ्रॉम द टाइम ऑफ इन द एंड ऑफ इन द लास्ट हूटर, यानी लास्ट हूटर के बंद होने के समय से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा D। नेक्स्ट है LP के द्वारा 3 छोटी सीटी निम्न परिस्थितियों में बजाया जाता है। दी फॉलोइंग सिचुएशन LP डू 3 शॉर्ट व्हिसिल, ट्रेन मैनेजर टू द रिलीज ब्रेक, ट्रेन इज ए आउट ऑफ कंट्रोल, ट्रेन मैनेजर असिस्टेंट, ये भी सही है। ट्रेन मैनेजर अप्लाई टू ब्रेक, ये भी सही है। फॉलोइंग मार्क इज नॉट क्लियर, यानी इसका ऑप्शन 2 और 3 सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा A ऑप्शन।
यानी 3 छोटी मतलब है कि आउट ऑफ कंट्रोल, गाड़ी कंट्रोल से बाहर है, गार्ड साहब ब्रेक लगाएं। नेक्स्ट है TD 912 कौन सी परिस्थितियों में दिया जाएगा। पहला है डाउन लाइन ऑटो सेक्शन में सिग्नलों का प्रोलॉन्ग फेल्योर होने पर दोनों स्टेशनों के बीच संचार उपलब्ध है। सिंगल लाइन ऑटो सेक्शन में सिग्नल का प्रोलॉन्ग फेल्योर है होने पर दोनों स्टेशनों के बीच संचार उपलब्ध है। दोनों 1 और 2 भी राइट है। ऑटोमेटिक डाउन लाइन में लास्ट स्टॉप डिफेक्ट हो जाए, LSS डिफेक्ट हो तथा दोनों स्टेशनों के बीच में कोई इंटरवेनिंग सिग्नल ना हो ऑटो सेक्शन में TSL वर्किंग के दौरान। तो इसका सही ऑप्शन है C, A और 2। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा C। नेक्स्ट है ऑटो में TSL वर्किंग के दौरान सही लाइन से जाने वाली दूसरी गाड़ी को मिलने वाली अथॉरिटी, अर्थात ऑटो TSL वर्किंग राइट लाइन सेकेंड ट्रेन विल गेट अथॉरिटी। ऑप्शन में दिया है TC और TD 1425, TB 409 एज पर सिग्नल एस्पेक्ट TD 912, TD 912, TB 912 तथा TE 912। तो इसमें एक नया अभी USR में फॉर्म जारी हुआ है कि ऑटो सिग्नल में TSL के दौरान TE 912 दिया जाएगा। तो TE 912 के साथ पूछ रहा है कि दूसरी गाड़ी को अथॉरिटी, तो लाइन क्लियर मिलने पर एज पर सिग्नल एस्पेक्ट यानी सिग्नल का पालन करते हुए TE 912। इसका ऑप्शन हो जाएगा B। नेक्स्ट है व्हाट इज द सीरियस इंजुरी यानी गंभीर चोट क्या है। पहला दिया है यू हैव टू टेक रेस्ट फॉर परमानेंट लॉस ऑफ एनी आइज। ये भी सही है, यानी किसी भी आँख की रोशनी हमेशा के लिए चली गई है। बोन या टूथ फ्रैक्चर, हड्डी या दांत का टूटना। यू हैव टू टेक रेस्ट फॉर 40 आवर आफ्टर एक्सीडेंट, दुर्घटना के बाद 48 घंटे के लिए विश्राम लेना पड़े। ऑल ऑफ एबव। तो इसमें 1 और 2 सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा C। नेक्स्ट है मिड सेक्शन मॉडिफाई सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल में ए मार्का बुझा होने पर अगले स्टेशन पर स्टेशन मास्टर से बात नहीं होने पर 5 मिनट इंतजार करने के बाद लोको पायलट किस स्पीड से जाएगा। पहला दिया है 10 kmph से अगले ब्लॉक स्टेशन तक, गलत है। 15/10 kmph से अगले वाला, ये भी गलत है। 10 kmph से अगले ऑटो सिग्नल के फुट तक जाएंगे, ये सही है ऑप्शन C। अगले ऑटो सिग्नल के फुट तक जाएंगे 10 kmph से, यानी मिड सेक्शन ये मार्कर नहीं चल रहा है। यदि किसी कारण से मिड सेक्शन मॉडिफाई सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल यदि फेल्योर चल रहा है तो स्टेशन के मास्टर आपको T 904 का एक फॉर्म दिया जाता है जिस पे स्पीड उसमें कंडीशन में उस पर 15 kmph लिखा रहता है। लेकिन यहाँ बात न होने के बाद 5 मिनट इंतजार करने के बाद चलते हैं तो 10 kmph से अगले ऑटो स्टॉप सिग्नल के फुट तक जाएंगे। नेक्स्ट है रेल सेवकों का आचरण का उल्लेख GR के किस नियम के अंतर्गत किया गया है। तो GR आपका 2.10 होता है। नेक्स्ट है बिना प्रस्थान आदेश के गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश कर जाए तो लोको पायलट को गाड़ी खड़ी करने को सूचित करने के लिए क्या सीटी बजाया जाएगा। गार्ड को सूचित करने के लिए क्या सीटी बजाया जाएगा। यानी बिना प्रस्थान आदेश के गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश कर जाए तो लोको पायलट को गाड़ी खड़ी करने के बाद गार्ड को सूचित करने के लिए क्या सीटी बजाएंगे। अर्थात टोकन छूट गया या अथॉरिटी नहीं मिला तो उसका छोटी हम लोग एक याद करने का आसान तरीका होता है, चश्मा सीटी बोलते हैं, क्योंकि ये चश्मा इस तरह से रहता है, यानी चश्मे से को जिक्र इसलिए किया गया है यो कि इस ट्रिक को सभी लोग जानते होंगे कि टोकन छूट गया, गलत प्रस्थान मिल गया तो उसके लिए सीटी कोड, यानी चश्मा है यानी आपको दिख नहीं रहा है इसीलिए चश्मे लगाए हुए हैं तो इसके लिए चश्मा से जिक्र किया गया है, चश्मा सीटी बोलते हैं। टोकन छूट गया या टोकन नहीं मिला बिना प्रस्थान पदार्थ के कौन सा सीटी बजाएंगे। तो एक छोटी, एक लंबी, एक छोटी, क्योंकि चश्मा में देखेंगे बीच में बड़ा सा डंटी रहता है, दोनों ओर शीशा है तो इसको याद करने का चश्मा सीटी मतलब दिखा नहीं इसीलिए टोकन छूटा, तो छोटी, लंबी, छोटी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा B, एक छोटी, एक लंबी, एक
छोटी। नेक्स्ट है डबल लाइन सेक्शन में सिंगल लाइन कार प्रणाली के दौरान पहली गाड़ी जाने के बाद उसी दिशा में दूसरी गाड़ी को भेजी जाएगी। 30 मिनट बाद 15 मिनट बाद पहली गाड़ी छूटने के बाद डी लाइन क्लियर मिलने के बाद, यानी दूसरी गाड़ी कब भेजी जाएगी? TSL में लाइन क्लियर मिलने के बाद। नेक्स्ट है ट्रेन का सिग्नल डेंजर में पास कर जाना एक्सीडेंट कहलाता है, यानी सांकेतिक दुर्घटना या दुर्घटना, उपरक्रिया विफलता, ट्रेन दुर्घटना। तो एक्सीडेंट यहाँ जो दिखा है ट्रेन पासिंग सिग्नल एट डेंजर विच द क्लास एक्सीडेंट, यानी किस क्लास की दुर्घटना है? ट्रेन सिग्नल के डेंजर में पास कर जाना किस क्लास की दुर्घटना है? तो ये होता है सांकेतिक दुर्घटना। ये किस में आएगा? सांकेतिक दुर्घटना में। नेक्स्ट है सिंगल लाइन सेक्शन में सिग्नल ओवरलैप होता है। पहला दिया स्टार्टर से 120 मीटर, एडवांस स्टार्टर से 120 मीटर, बाहरी सबसे बाहरी ट्रेलिंग पॉइंट से 120 मीटर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, सबसे बाहरी ट्रेलिंग पॉइंट से 120 मीटर। नेक्स्ट 50 से 110 क्वेश्चन को 110 क्वेश्चन को सेकंड पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।